जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार में जो डीएलएड होता है या फिर जो बीटीसी होता है या फिर जो डीएड होता है, उसके अंतर्गत सेकेंड ईयर में हम लोग को पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसको S1 के नाम से भी जाना जाता है, S1 कोडिंग भी दिया जाता है। देखिएगा इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल डीएलएड का जो सिलेबस है उस पर आधारित अकॉर्डिंग टू सिलेबस 41 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे बाहर हर साल डीएलएड में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो ऑफिशियल सिलेबस से ये बनाया गया है और ऑफिशियल सिलेबस से बाहर डीएलएड क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है, यह एक कंप्लीट मास्टर वीडियो रहेगा, इसको फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि 41 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता, असमानता तथा वंचना की अवधारणात्मक समझ विकसित करें एवं इनके शैक्षिक संदर्भों का उल्लेख करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें 3 को वर्ड देखने को मिलता है कि विविधता, असमानता तथा वंचना। देखिएगा हम लोग शिक्षण में सिर्फ वर्ड को समझना, अगर आप वर्ड समझ रहे हैं तो उसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, जो भी है वर्ड का खेल है। ठीक है, यहाँ पे विविधता, असमानता और वंचना 3 प्रकार के वर्ड का जिक्र किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है विविधता। विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। अगर मान लीजिए जातिगत विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता है, जातिगत विभिन्नता है तो कोई SC/ST है, कोई OBC है, कोई जनरल है, तो ये जातिगत विभिन्नताएँ हो गया। अगर इसी विभिन्नता या विविधता के आधार पर निम्न या उच्च का बोध हो, मान लीजिए अगर SC/ST है तो उसको निम्न समझा जाता है, अगर OBC है तो उसको उच्च अगर समझा जाए तो उसको असमानता बोलेंगे। ठीक है, और वो SC/ST OBC क्या हो गया, विभिन्नता, विविधता। तो विविधता और असमानता में आप अंतर समझ गए। वंचना क्या है, देखिए किसी को वंचित करना, किसी को समाज से वंचित करना वंचना कहलाता है। वॉलमैन के अनुसार वंचना निम्न स्तरीय जीवन यापन, दशा या अलगाव को घोषित करता है। यानी कि अगर किसी को अलगाव का बोध हो तो उसको वंचना बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ भी व्यक्ति को अपने समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वंचना। वंचना मतलब वंचित करना। देखिएगा वंचना के प्रकार, वंचना के आइए टाइप ऑफ डेप्रीवेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइएगा वंचना के प्रकार देखते हैं। देखिएगा वंचना के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है वास्तविक व्यक्तिगत वंचना। अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल संसाधन, जो भी पर्सनल वस्तुएं होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन है और वह धन व्यय नहीं कर सकता है, वह धन खर्च नहीं कर सकता है, क्यों किसी को देना है, तो वह अपने ही संसाधन से वंचित है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डेप्रीवेशन। एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डेप्रीवेशन जिसमें एक व्यक्ति अपना पर्सनल संसाधन को खर्च नहीं कर सकता है किसी कारणवश, तो वह वंचित है, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डेप्रीवेशन। सेकेंड है सापेक्षित व्यक्तिगत वंचना, यानी कि रिलेटिव इंडिविजुअल डेप्रीवेशन। ठीक है, इसमें 2 व्यक्तियों की बात की जाएगी। 2 व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के पास कार है और किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, ठीक है, तो वह कार से एक वंचित है, तो इस तरह की वंचना को बोलेंगे सापेक्षित व्यक्तिगत वंचना। तीसरा है वास्तविक सामुदायिक वंचना। देखिएगा एब्सोल्यूट पैटर्नल डेप्रीवेशन। एब्सोल्यूट पैटर्नल डेप्रीवेशन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी वन पर्सन को, सिंगल पर्सन को किसी समुदाय द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक सामुदायिक वंचना, एब्सोल्यूट पैटर्नल डेप्रीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सापेक्षित सामुदायिक वंचना। इसमें समुदाय की बात हो रही है, तो अगर किसी एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को वंचित कर रहा है, किसी एक समुदाय किसी एक दूसरे को वंचित कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सापेक्षित सामुदायिक वंचना। जैसे अगर 2 गांव में झगड़ा हो गया, अगर एक गांव दूसरे गांव के व्यक्ति को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहा है, एक दूसरे को निष्कासित कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सापेक्षित सामुदायिक वंचना। आई होप आप वंचना के प्रकार समझ गए होंगे। देखिएगा डीएलएड में क्वेश्चन अगर आ सकता है ऐसे कि वंचना के बारे में लिखिए, या फिर विविधता असमानता क्या है, विविधता असमानता से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से किसी 1, 2 या 3, 4 टॉपिक को आप डील कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वह हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट डिस्कशन किया गया है, उसमें आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध की अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ विकसित करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI है। देखिएगा सत्ता क्या होता है, सत्ता एक पद होता है, सत्ता एक क्या होता है, पद होता है। अगर इस पद पे कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उसके अंदर पूरा शक्ति आ जाती है। देखिएगा पैटरसन ने बोला है कि आदेश देने व उसकी पालन की आज्ञा का अधिकारी सत्ता है। ठीक है, डेनिस बोला है कि सत्ता निर्णय लेने तथा आदेश देने का अधिकार है।
ठीक है। एलन बोला है कि परियोजित कार्यों के क्रियान्वयन को संभव करने हेतु सौंपी गई शक्तियों एवं अधिकार सत्ता कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार का मुखिया है, मान लीजिए हम लोग का ग्रैंडपा है, ग्रैंडफादर है, ठीक है। उनके पास पूरा परिवार का एक तरह से गार्जियन होते हैं, वो जो बोलेंगे हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से कि सत्ता दादाजी के हाथ में है। अभी हमारे देश की सत्ता बीजेपी सरकार के हाथ में है, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल सरकार सेंट्रल में उनका पद है, पीएम है। तो ये सत्ता हो गया। अब देखिए अगर सत्ता की प्रकार की बात की जाए, देखिएगा सत्ता की अगर प्रकार की बात की जाए तो हम इसमें 10 प्रकार को 10 भागों में बांटे हैं, ठीक है। सत्ता के प्रकार की अगर बात की जाए तो हम इसको 10 भागों में बांटे हैं। आइए हम लोग सत्ता के 10 भागों को समझते हैं। फर्स्ट है लोकतंत्र। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र वैसी सरकार है जिसमें जनता चुनती है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक प्रतिनिधि को चुनकर असेंबली में भेजते हैं और वो सरकार का गठन करती है, ठीक है। वो वैसी व्यवस्था को लोकतंत्र बोलते हैं जिसमें जनता सरकार को चुने। दूसरा है गणराज्य। तो देखिएगा गणराज्य कैसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र ही है। देखिएगा गणराज्य क्या होता है कि इसमें भी हम लोग किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल पर्सन को चुनते हैं और वो असेंबली में जाकर सरकार का गठन करती है। दोनों लोकतंत्र और गणराज्य दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। तीसरा है वास्तविक राजतंत्र। देखिएगा वास्तविक राजतंत्र क्या है, जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं, उसको वास्तविक राजतंत्र बोलते हैं, ठीक है। चौथा है कि सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र क्या है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का शासन प्रतीक के रूप में होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गए सरकार में निहित होता है। यानी कि वास्तविक शक्ति सरकार में होता है लेकिन राजा रानी का भी शासन होता है, उसको क्या बोलेंगे, सीमित राजतंत्र। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अभिजात्य तंत्र। अभिजात्य तंत्र क्या है, आइए समझते हैं। अभिजात्य तंत्र वैसे शासन व्यवस्था जिसमें अभिजात वर्गों के लोगों द्वारा शासन या सरकार का चयन किया जाता है। जिसमें देखिए अगर कोई समाज में पढ़ा लिखा वर्ग है या फिर उच्च वर्ग है तो उसके द्वारा सरकार का चयन किया जाएगा, ठीक है। सब व्यक्ति सरकार का चयन नहीं करेगा। अगर समाज में ऊंचा जात द्वारा सरकार का चयन करके सरकार का गठन किया जाता है तो उसको बोलेंगे अभिजात्य तंत्र। उसके बाद है सैनिक शासन। देखिएगा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में सैनिक शासन है। सैनिक शासन मतलब सैनिक के जो सेना प्रमुख होते हैं उनके द्वारा पूरे देश में शासन चलाया जाता है, उसको बोलते हैं सैनिक शासन। नेक्स्ट है कि तानाशाही। तानाशाही क्या होता है, देखिए तानाशाही मतलब किसी एक व्यक्ति या एक समूह का अगर कब्जा हो, पूरा अगर देश में किसी एक व्यक्ति या एक समूह का अगर कब्जा हो, वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान समूह का कब्जा हुआ तो ये वहाँ तानाशाही हम बोल सकते हैं। हालांकि वो सरकार का भी गठन कर लिए हैं तो तानाशाही कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन तानाशाही वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, देखिएगा लोकतांत्रिक गणराज्य लोकतंत्र जैसा ही सरकार होती है, लेकिन इसमें है कि एक शासन एक दल का शासन होता है। जैसे अभी वर्तमान में अभी भारत में बीजेपी सरकार का शासन है, तो इसमें प्रॉपर एक दल का शासन होता है, उसके विपक्ष में कोई नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य बोलेंगे, ठीक है। नौवां है कि अराजकता। अराजकता यह किसी प्रकार का शासन व्यवस्था नहीं है, जब यह एक सत्ता व सरकार की घोर असफलता से उत्पन्न स्थिति है, ठीक है। यानी अगर सरकार फेल हो जाए, विफल हो जाए और नागरिक इधर उधर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अराजकता बोलेंगे, ठीक है। 10 नंबर है कि धर्मतंत्र। धर्मतंत्र यानी अगर किसी देश में किसी विशेष धर्म का राज चलता हो, शासन चलता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, धर्मतंत्र बोलेंगे, ठीक है। आइए अब समझते हैं वर्चस्व क्या होता है। देखिएगा वर्चस्व क्या होता है, किसी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि द्वारा किसी संसाधन पर कब्जा या उसके उपयोग को सुनिश्चित करना शक्ति व वर्चस्व है। देखिएगा अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा किसी संसाधन पर जबरन उस पर कब्जा कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चस्व बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रतिरोध शब्द। देखिएगा प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध। अगर किसी शासन के प्रति कोई विरोध कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध शब्द, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समाज में समता, समानता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणात्मक
आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने की अवरोधों का वर्णन करें। यानी कि इसमें मेनली है समता, समानता और समावेशीकरण क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन जैसे भी आ सकता है कि समानता और समता में अंतर बताइए, समावेशीकरण क्या है। तो अगर आप वर्ड नहीं समझेगा तो वहाँ पे डील नहीं कर सकते। देखिएगा समता और समानता में क्या अंतर है, आइए पहले हम लोग समझते हैं। देखिएगा समता का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रखकर जो काम किया जाता है। देखिए जैसे आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है समता में, जबकि समानता में सभी के साथ समान व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। अगर इसको हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर सबसे अच्छा समझ सकते हैं कि अगर ओबीसी और एससी एसटी, हमारा जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम ओबीसी और एससी एसटी की साक्षरता दर बहुत निम्न था, ठीक है, बहुत नीचे स्तर का था। उस टाइम इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग ओबीसी और एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात सरकार की, ठीक है। यह ओबीसी और एससी एसटी को देखते हुए, यानी कि इंडिविजुअल देखते हुए, यानी कि व्यक्तिगत देखते हुए किया गया। जबकि अगर हम लोग बात करें किसी सरकारी जॉब में अगर पोस्ट आता है तो अगर मान लीजिए 500 पोस्ट है तो 500 पोस्ट सभी के लिए है, ठीक है। तो ये अगर सरकार पूरा अगर देश की जनता पर ध्यान दे रहा हो तो उसको समानता, समान दृष्टि से सबको देख रहा है, ठीक है। लेकिन समता का मतलब वो इंडिविजुअल देख रहा है, एक एक करके देख रहा है। अगर गरीब है, एससी गरीब है, एसटी गरीब है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, और जो भी है जनरल उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये आरक्षण का मुद्दा बहुत ही विवादित रहा है, तो इस पर नहीं जाएंगे। बस इतना समझना है कि जो समानता है और समता है, समता मतलब इंडिविजुअल अगर ध्यान दिया, अगर मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में जूता बट रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चों के पैर के हिसाब से नंबरिंग दिया जाएगा कि हाँ इसको 5 नंबर का जूता अट रहा है, इसको 6 नंबर का अट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्कूल में मान लीजिए कलम बट रहा है, ठीक है, तो कलम समान रूप से सभी को मिलेगा एक एक, लेकिन जूता सभी के नंबरिंग के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि अगर किसी के व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है तो उसको समता बोलेंगे और इसको समानता बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि समता एक प्रक्रिया है और समानता एक परिणाम है, ठीक है। समता एक प्रक्रिया और यही समता से ही समानता आता है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। 3 नंबर है कि आवश्यकता पर इसमें ध्यान दिया जाता है और इसमें एकरूपता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ये तो समझ ही गए हम लोग। नेक्स्ट है कि समावेशीकरण क्या है। देखिएगा सभी को समावेश करना, सभी को एक साथ लेकर चलना समावेशीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था समता, समानता और समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणात्मक आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने की में अवरोधों का वर्णन करें, ठीक है। सामाजिक न्याय समझ रहे हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। समाज में अगर किसी व्यक्ति को न्याय दिया जाता है तो उसको सामाजिक न्याय बोला जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर इतना डील कर रहे हैं कि समता समानता को एक बॉक्स लिख कर ऐसे करके उदाहरण स्वरूप ऐसे करके दे रहे हैं तो आपका आंसर हाई लेवल का हो सकता है, ठीक है, उस पर आपको नंबर मिल सकता है। समावेशीकरण लिख के ऐसे करके लिख के नीचे हाईलाइट देना है और उसके बाद जो भी है टॉपिक लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। तो एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट आपका देखेगा, एक पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं, ये अंदर क्या लिख रहे हैं वो नहीं देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। देखिएगा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मुख्यतः 4 या 5 एक्ट को देख लेते हैं और इसी को याद करना है। हर क्वेश्चन में अगर संवैधानिक प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसमें मात्र में यही 4 एक्ट को लिख देना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट है कि जीरो से संविधान, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट है कि संविधान अनुच्छेद 45, संविधान के आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार करेगी। तो इसके बारे में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारे बिहार में जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की साक्षरता दर बहुत कम है, बच्चे स्कूल बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखभाल और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसे करके आप बात बनाकर या फिर उसको लंबा चौड़ा परिभाषा लिख सकते हैं। तो मेनली पॉइंट यही है कि आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट संवैधानिक प्रावधान है कि आर्टिकल 29(2) देखिएगा आर्टिकल 29(2) यह कहता है कि समान प्रवेश का अधिकार। अगर किसी SC/ST है, कोई SC/ST है, कोई OBC है, कोई जनरल है, तो किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय में उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो समान प्रवेश अधिकार इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवैधानिक अनुच्छेद 15(3) में क्या बोला गया है
15(3) में बोला गया है कि स्त्री शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। स्त्री की शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया, इस पर भी आप लिख सकते हैं कि स्त्री शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। पोशाक, ये सब बहुत सारे सुविधाएं जो सरकार द्वारा दिया जाता है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि SC/ST के शिक्षा की विशेष व्यवस्था। देखिएगा, हमारे जो SC/ST के जो छात्रवृत्ति दिया जाता है या फिर जो भी उनके लिए प्रावधान है उसकी बात अनुच्छेद 46 में बोला गया है, तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा अनुच्छेद 46। ठीक है। 5 नंबर जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बोला गया जो अल्पसंख्यक के जो माइनॉरिटी है उनकी विशेष व्यवस्था किया जाए। अपने देश में जो माइनॉरिटी है उनकी छात्रवृत्ति और जो भी है उसकी विशेष व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया अनुच्छेद 30 में। ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कुछ डीपली नहीं जाना है। इस पर आप लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक पर तो आप लिख ही सकते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होता है, उनको क्या देश में कैसे कैसे योजनाएं से छात्रवृत्ति है, नेशनल स्कॉलरशिप से दिया जाता है, बिहार स्कॉलरशिप से दिया जाता है, तो बहुत सारा योजनाएं हैं इस माइनॉरिटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 344(1). अनुच्छेद 344(1) के राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व की भाषा की शिक्षा, यानी कि अनुच्छेद 344(1) में कहा गया हमारे अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनकी शिक्षा दिया जाएगा, उनकी शिक्षा दिया जाएगा किस में, 344(1) में। तो ये है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि संवैधानिक प्रावधान के बारे में, तो ये जो 6 गो टॉपिक है इसको आप याद कर लीजिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है, इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार कैसी होती है। ठीक है। आइएगा देखते हैं कि आधुनिकीकरण। फर्स्ट बात है कि आधुनिकीकरण है क्या। आधुनिकीकरण यानी परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि आधुनिकीकरण मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया है। SC दुबे 1988 में बोले थे कि शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान की वृद्धि करती है एवं मूल्य एवं धारणाओं में परिवर्तन लाती है, जो कि आधुनिकीकरण के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षा से ही हम लोग आधुनिक बन सकते हैं, आधुनिकीकरण संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण क्या है। पूरे विश्व के व्यापक माहौल, पूरे विश्व को व्यापारिक माहौल का एक केंद्र बनाना वैश्वीकरण कहलाता है। यह एक आर्थिक प्रक्रिया है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए भारत और अमेरिका है। ठीक है। भारत और अमेरिका है, भारत से अमेरिका में अगर माल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और भारत से अमेरिका में माल सप्लाई हो रहा है और अमेरिका से भारत में भी अगर माल सप्लाई हो रहा है, तो ये है कि एक सेंट्रलाइज ये व्यापारिक माहौल बन रहा है। ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। अगर मान लीजिए शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन बहुत हद तक संभव है कि अगर समाज में शिक्षित व्यक्ति रहेंगे, अगर समाज में शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ क्या होगा, शिक्षा साक्षरता दर बढ़ेगा, और जब साक्षरता दर बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि समाज में परिवर्तन आएगी। तो इस टॉपिक पर ऐसे करके एग्जाम में ऐसे करके पॉइंट लिख देना है, नीचे से हाईलाइट कर देना है, और इसमें समाज और शिक्षा के बारे में आई होप आप लिख ही सकते हैं कि समाज और शिक्षा क्या है। समाज शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम पॉइंट बता रहे हैं, आपको लिखना अपना से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। देखिएगा, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जा रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, और सब VVI क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा है जो बाल केंद्रित हो। देखिएगा, अभी बाल केंद्रित की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। जॉन डेवी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, सब बाल केंद्रित चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे यूनेस्को का एक रिपोर्ट है कि भारत में बच्चों की शिक्षा की उपलब्धता आसान हुई है, लेकिन गुणवत्ता का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये यूनेस्को का रिपोर्ट में बोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि देश की कक्षा 5 की आधे से अधिक बच्चे कक्षा 2 की किताब ठीक से पढ़ने में असमर्थ है। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा संज्ञेय मामला है।
कि बच्चे कक्षा 5 की बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एज ए टीचर हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देंगे और उसमें हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लिखेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, उसके बाद इसमें 2 को रिपोर्ट लिख देंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे और ऐसे करके हम लोग आंसर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होने की क्या कारण है। देखिए, जो स्कूल का एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता में कमी होने का क्या कारण है, तो ऐसे पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे कि श्रेष्ठ व अपर्याप्त शिक्षक का न होना, दूसरा है उत्तम पाठ्यक्रम का न होना, अच्छा पाठ्यक्रम का न होना, तीसरा है निजी स्कूलों का मनमाना, जो भी निजी स्कूल मनमाना फीस वसूलते हैं, उसके बाद टीएलएम की कमी, जो टीचर लर्निंग मटेरियल है उसकी कमी होना। ठीक है। उसके बाद पाँचवा है कि भौतिक संसाधनों की कमी, छठा है कि शिक्षक की व्यस्तता। आजकल देखते हैं कि शिक्षक को चुनाव में लगा दिया जाता है, बड़ी मोटी मोटी रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिससे वह शिक्षण नहीं करा पाते हैं। तो इस तरह का जो भी है समाज में स्कूल में देखा जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट लिख कर हम लोग एग्ज़ाम में डील कर देंगे। इसमें से अगर आपको 4 भी पॉइंट याद रहा तो वहाँ आराम से आपका आंसर तैयार रहेगा और आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि स्कूल के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, इसको भी हम लोग पॉइंट में देखेंगे कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अच्छे शिक्षक का चयन करके, जो भी अभी शिक्षक बहाली चल रहा है उसमें और प्रावधान आए और जो भी मापदंड आए और अच्छे शिक्षक का चयन हो, इसके द्वारा हम लोग स्कूल व्यवस्था को सुधार सकते हैं। दूसरा है कि शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव करके, तो जो भी है शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग सुधार सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को। तीसरा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। उसके बाद चौथा है कि शिक्षकों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इससे भी जब शिक्षक को प्रोत्साहन देंगे तो वो और अधिक रुचि के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये है। तो 5 नंबर में है पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन होना। तो पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन होगा तो उससे भी स्कूल का एजुकेशन सुदृढ़ होगा। छठा है कि शिक्षा में ज़्यादा फंडिंग करना, जो भी है जीएसटी जो भी शिक्षा को फंडिंग किया जाता है उसमें बढ़ोतरी करना। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर है कि सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के मुद्दे पर आप अपना तर्क प्रस्तुत करें अथवा सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ व दुष्प्रभावों का उल्लेख करें। देखिएगा, सार्वजनिक शिक्षा और निजी शिक्षा की अगर बात की जाए तो देखिएगा, आइए हम लोग पहले देखते हैं निजी शिक्षा के बारे में। देखिएगा, निजी शिक्षा के अगर लाभ की बात की जाए और दुष्प्रभाव की बात की जाए तो लाभ है कि सुविधाएं और नई तकनीक, निजी शिक्षा में हम लोग को सुविधाएं और नई तकनीक भी मिलती है। जबकि अगर दुष्प्रभाव की बात की जाए तो मनमानी फीस वसूला जाता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि दाखिला देने की प्रक्रिया अलग होती है निजी विद्यालयों में, और भ्रष्टाचार, अगर उसकी दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा होती है। ठीक है। तीसरा है कि शिक्षकों की जांच करके वहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। हालांकि सरकारी विभाग में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन जो भी है शिक्षक की जांच करके वहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। और इसका दुष्प्रभाव है कि शिक्षक को व्यवसाय बना दिया जाता है। जो भी निजी शिक्षा में शिक्षा को व्यवसाय बना दिया जाता है। मनमानी फीस वसूलना तो वही है कि शिक्षा को व्यवसाय बना देना। ठीक है। अब आइए सरकारी शिक्षा की बात करते हैं कि सरकारी से लाभ और दुष्प्रभाव क्या क्या है। देखिएगा, लाभ की अगर बात की जाए तो खाना मुफ्त में मिलती है, किताबें मिलती हैं मुफ्त में। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है RTI 2009। उसके बाद है, अगर दुष्प्रभाव की बात करी जाए तो शिक्षकों की कमी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि सरकार जल्द से जल्द सुधार लेंगी, आई होप। दूसरा है कि कम दाम में शिक्षा, यहाँ पे सरकारी शिक्षा है कि कम दाम में निःशुल्क शिक्षा मिल जाता है। वहीं इसका दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं न होना। ठीक है। तीसरा है कि सरकार का कंट्रोल, विद्यालय पर सरकार का कंट्रोल रहता है, न कि निजी हाथ का। ठीक है। जबकि इसका दुष्प्रभाव कि निजी हाथों में कंट्रोल होता है ये निजी शिक्षा का। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करें। ठीक है। देखिएगा, यहाँ उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। उदारवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि शिक्षा
में निजीकरण से उसकी गुणवत्ता में निखार आती है। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षा को निजी होना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता में निखार आए। ठीक है, आइए अगर शिक्षा पर व्यय की अगर बात की जाए, आज के डेट में अगर शिक्षा के व्यय की बात की जाए तो जीडीपी का 2.8% व्यय शिक्षा पे है। ठीक है, यानी कि 2/3 आबादी शिक्षित है। अभी हमारे देश में 2/3 आबादी यानी कि 3 में से 2 आबादी शिक्षित है। ठीक है, और शिक्षा पर अगर व्यय की बात की जाए तो जीडीपी का 2.8% है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर के अगर बीच में ये लिख कर उसको हाईलाइट करेंगे तो आई होप आपका आंसर बेहतर होगा। अब आइए आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। देखिए, शिक्षा में निजीकरण का नकारात्मक पहलू भी है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसकी आलोचना करता है और कहता है कि शिक्षा में ये उदारवादी दृष्टिकोण का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे निजी अगर हाथ में जाएगा तो मनमाना फीस वसूला जाएगा इत्यादि। नेक्स्ट है कि अभिवंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं तथा इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिएगा, अभिवंचित और उपेक्षित वर्ग का मतलब है यहाँ पे वैसा वर्ग जो पिछड़ा हो। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बात किया जा रहा है। अभिवंचितों के लिए प्रावधान क्या है, वही है जो भी एक्ट हम लोग पढ़े थे, वह जो 6 एक्ट हम बताए थे, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हर क्वेश्चन में रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट है कि संविधान अनुच्छेद 29(2) जिसमें समान प्रवेश का है, जो कि SC ST को समान प्रवेश का अधिकार है, वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि अनुच्छेद 46 जिसमें SC ST की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की बात की गई है। तीसरा अनुच्छेद 30 जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की गई है। चौथा है कि 342 अनुच्छेद 342 जिसमें SC ST के शोषण न हो, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो ये 4 एक्ट आप ध्यान में रखिए और वो जो 6 बताए थे वो 6 से एक्ट आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये एक्ट निम्नलिखित हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए ये एक्ट आप वहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा तो आपका आंसर बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, इसके प्रावधानों एवं स्वरूपों पर प्रकाश डालें। देखिएगा, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम आप लोगों को एक बेसिक बात बताना चाह रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आप पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, पॉइंट अगर आपको मिल गया, अगर 4 पॉइंट भी आपको मिल रहा है तो उस 4 पॉइंट को आप बड़ा बनाकर बहुत सारे पन्ना में आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, ये लिखने से कुछ नहीं होगा, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, पॉइंट ढूंढिए आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, इसका आंसर है कि समान विद्यालय व्यवस्था सभी बच्चों की एक स्कूल यानी कि समावेशन की बात कर रहा है, एडजस्टमेंट की बात कर रहा है ये कि समावेशी स्कूल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 2 हमारे शैक्षिक प्रावधान है जिसमें समान विद्यालय की बात की गई है। पहला है कोठारी आयोग 1964 से 66 और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। देखिएगा ये इनके 4 पॉइंट हम लोग डील करेंगे। यही 4 पॉइंट को आप एग्जाम में बड़ा करके लिखिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यह पहला शिक्षा आयोग था जिसमें अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर निम्न प्रावधान किए हैं। देखिएगा, फर्स्ट है कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। ठीक है, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं दोनों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। ठीक है, सेकेंड है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, जो भी है मदर लैंग्वेज उसका यूज किया जाए, ये तो NCF 2005 भी बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर है कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में बदल दिया जाए। ठीक है, तो जो भी 45% माध्यमिक स्कूल है उसको कमर्शियल स्कूल बना दिया जाए। ठीक है, तो ये बात कर रही है ताकि व्यावसायिक स्कूल अगर बनेगा तो बच्चों की हुनर सामने आएगी। ठीक है, चौथा है कि माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को करे प्रोत्साहन। ठीक है, यानी कि जो माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाएं जो भी है उसमें शिक्षण कराइए। ठीक है, उसको यानी कि वही है कि मातृभाषा में शिक्षण कराना चाहिए, जो भी वहाँ का उस क्षेत्र का जो भी भाषा विख्यात है उसमें शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट है एक नोट है कि 24 जुलाई 1968 को कोठारी आयोग पर आधारित देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। ठीक है,
तो ये आप लोग सोच रहे होंगे इसको कैसे लिखना है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, समान विद्यालय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, समान व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सब इतना क्वेश्चन आ सकता है जैसे भी करके। तो आप सीधा ये 2 आयोग को लिखिएगा और ये जो पॉइंट 4 को बताएं इसको लंबा चौड़ा करके लिखिएगा। देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो इसमें लिखना है कि हमारे विद्यालय में आज की दृष्टि से हमारे विद्यालय में देखा जाता है कि बालक एवं बालिकाओं को अलग कक्षाएं चलती है और बालक एवं बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की अलग अलग कक्षाएं चलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गणित और विज्ञान हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए बालक एवं बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा समान कक्षा में दिया जाए और समान रूप से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये ऐसे करके बना के हम लोग 10 या 12 लाइन में लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये डेढ़ पन्ना कंप्लीट हो जाएगा और आपका 5 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य लोकतंत्र एवं शिक्षा के प्रावधानों का उल्लेख करें, या भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा में विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हुए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था का उल्लेख करें जो बच्चों की शिक्षा तथा उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये बस वही है। फिर आ गया अनुच्छेद, फिर आ गया एक्ट। तो वही है, देखिए 3 क्वेश्चन में अभी तक यूज कर चुके हैं वो एक्ट सब। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एक्ट है कि अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 28, इसको याद रखिएगा कि इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं की बात की गई है। ठीक है, फर्स्ट है कि देख रेख पूर्णतः सरकार द्वारा, वैसी संस्था जिसकी देख रेख पूर्णतः सरकार द्वारा हो। दूसरा है कि ट्रस्ट द्वारा मैन द्वारा धर्म की शिक्षा दी जाए। ट्रस्ट द्वारा अगर कोई विद्यालय हो जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाए तो वो एक प्रकार का विद्यालय होगा, ये दूसरा। ठीक है, तीसरा है कि केवल आर्थिक सहायता सरकार द्वारा ले लेकिन प्रशासन तीसरी हाथों में रहे, यानी कि पहला वैसा विद्यालय जो देख रेख पूर्णतः सरकारी हो यानी सरकारी विद्यालय, दूसरा ट्रस्ट द्वारा दिया गया विद्यालय, तीसरा विद्यालय वैसी जिसकी आर्थिक यानी सरकार से पैसा ले लेकिन जो कमांड है वो तीसरी हाथों में रहे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की संस्था की बात की गई अनुच्छेद 28 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए उनकी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों की देखभाल और 6 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 46 है SC/ST की शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद 30 है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, ये लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद है 15(3) अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि स्त्री शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो भी बालिका योजना चल रहा है, बालिका प्रोत्साहन योजना, ये जो भी चल रहा है वो सब सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा चल रहा है और इसका कुछ परसेंट सेंट्रल सरकार भी देती होगी। ठीक है, छठा है कि अनुच्छेद 29(2) इसमें समान प्रवेश का अधिकार है। तो ये जो एक्ट आपको जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो 6 एक्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। जब भी एक्ट की बात की जाए, संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो ये लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध का वर्णन करें एवं शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के राज्य की क्या भूमिका है। देखिएगा, शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण क्या है? सार्वभौमिकरण का मेनली अर्थ है सभी जगह, यानी यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, देखिएगा इसकी आवश्यकता क्या है। देखिएगा फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सार्वभौमिकीकरण यानी सभी जगह शिक्षा का विस्तार करना। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या क्या हो सकता है कि लोकतांत्रिक विकास के लिए सार्वभौमिकीकरण जरूरी है, यानी कि सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए सार्वभौमिकीकरण जरूरी है। उसके बाद व्यक्तित्व विकास के लिए सार्वभौमिकीकरण जरूरी है। उसके बाद आर्थिक रूप से व्यक्तित्व व सार्वजनिक समृद्धि के लिए सार्वभौमिकीकरण जरूरी है। यानी सार्वभौमिकीकरण क्या क्या क्यों जरूरी है ये है। ठीक है, उसके बाद सार्वभौमिकीकरण का अवरोध यानी विरोध क्या क्या हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक लोच व कमजोरी हो सकता है सार्वभौमिकीकरण से। उसके बाद सामाजिक विक्षेपण हो सकता है सार्वभौमिकीकरण से।
उसके बाद आर्थिक संसाधन का अभाव हो सकता है। उसके बाद शिक्षा अधिनियम का सख्ती से लागू न होना, ये भी हो सकता है सार्वभौमिकीकरण का अवरोध। तो ये 4 पॉइंट इसमें और 4 पॉइंट इसमें, 8 पॉइंट को अगर आप डील कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर होगा। उसके बाद है कि सन 1998 में राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर 1998 में सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। इसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान को सन 2000 में स्वीकृति दी गई थी। तो ये मेनली नोट्स है जो कि आप आंसर के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। आप आंसर के बीच में लिख सकते हैं और इसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि देखिएगा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में राज्य की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो सार्वभौमिकीकरण में राज्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, देखिएगा यहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं हो सकती है, ठीक है, सार्वभौमिकीकरण अगर न हो तो। उसके बाद पाठ्यचर्या संबंधी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कक्षा व बहु सदस्यीय स्वरूप हो सकता है। उसके बाद न्यूनतम अधिगम स्तर, ये भी हो सकता है, ठीक है। शिक्षकों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद विद्यालय का अस्वस्थ वातावरण हो सकता है। तो ये सब विद्यालय की परेशानियां हैं, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर की शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें। देखिएगा, शिक्षा सभी को मिले और शिक्षा सभी जगह हो, यही शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण का मेन मोटिव है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या वैसे संवैधानिक प्रावधान है जिसमें बच्चे विद्यालय छोड़कर नहीं जाए। तो फर्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसे सन 1987 से 88 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य मेनली था कि विद्यालय में भौतिक संसाधनों की पूर्ति करना, यानी जो भी विद्यालय में भौतिक संसाधन नहीं हो पाती उसकी पूर्ति करना। इसमें कहा गया है कि 3 टीचर और 3 रूम हो, कम से कम विद्यालय में 3 टीचर और 3 रूम हो, 3 टीचर पर 3 रूम हो, ये बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना, इसमें राष्ट्रीय पोशाक सहयोग कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना में राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम चलाया गया। 15 अगस्त 1995 से यह शुरू किया गया था। जो भी मध्याह्न भोजन योजना है 15 अगस्त 1995 से इसको शुरू किया गया था। तो ये 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और दूसरा पॉइंट है कि मध्याह्न भोजन योजना। तीसरा पॉइंट है जनशाला कार्यक्रम। देखिएगा, सभी को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम है, ठीक है। ब्लॉक आधारित कार्यक्रम है ये, ठीक है। तो ये जनशाला कार्यक्रम है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा यह चलाया गया ताकि सभी को शिक्षा मिले, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, नेक्स्ट पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसे अब बालिका शिक्षा के लिए था। इसमें सिर्फ SC ST और OBC के बालिकाओं को ही प्रवेश दिया जाता था। यह ब्लॉक स्तर पर आधारित था, ठीक है। उसके बाद है छात्रवृत्ति वितरण योजना। छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो भी 5 पॉइंट आपको बताए, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस 4 पॉइंट को आप डील कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों की शिक्षा का संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। बच्चों की शिक्षा का संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। तो इसमें भी बस देखिए 4 जगह ये आंसर, एक आंसर 4 जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर है एक्ट 46, आप लोग फिर से रिपीट कीजिए कि एक्ट 46 में क्या बताया गया था। संविधान के अनुच्छेद 46 में बताया गया था कि SC ST की शिक्षा का व्यवस्था होगा, ठीक है। इसको याद ही कर लीजिएगा। ये जो पाँच जो ये रूल क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं अनुच्छेद है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5 अनुच्छेद को आप पॉइंट बना के लिखिएगा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। ये और उसके बाद एक्ट 30 है, इसमें क्या बोला गया था कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का व्यवस्था हो। एक्ट 15(3) है, 15(3) अनुच्छेद 15(3) में बोला गया था स्त्री शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। उसके बाद अधिनियम 29(2) है, इसमें कहा गया था कि सभी को समान प्रवेश दिया जाए। उसके बाद है कि एक्ट 29 है, इसमें कहा गया है कि
अल्पसंख्यकों के लिए उसके संस्कृति की रक्षा की जाए, ठीक है, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक का धर्म है उसकी रक्षा की जाए, संस्कृति की रक्षा की जाए, ठीक है, तो ये कहा गया है, ठीक है। तो ये 5 को एक्ट है जो 4 क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है और आगे भी और रिपीट होगा, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो इस पे तो हम लोग बहुत ही अच्छा तरह से लिख सकते हैं। एज ए टीचर आई होप आप बहुत ही अच्छा से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कि आइए कुछ पॉइंट जानते हैं, कुछ नोट्स जानते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक आकलन के मुताबिक देश के औसत स्कूल में 1% तक की वृद्धि आर्थिक वृद्धि को 6 से 15% तक के बढ़ा सकती है। यानी कि अगर शिक्षा में 1% की वृद्धि अगर होगी तो अपने देश की आर्थिक वृद्धि को 6% तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है, एक नोट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक अनुमान के मुताबिक 1948 से 1949 से 1969 तक प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने में शिक्षा का योगदान 14% के आसपास था, जो बाद में बढ़कर 35% हो गया। यानी कि 1948 से लेकर 1969 तक प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास हुआ उसमें शिक्षा का 14% योगदान था और अब इसका कितना है, 35% योगदान है, ठीक है। तो ये सब जो भी हम नोट्स, जो भी पॉइंट बता रहे हैं, ये सब बीच में लिखा जाएगा, क्वेश्चन के बीच में लिखा जाएगा और इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की गुणवत्ता के गिरते स्तर के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो इसका है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों के उलझाना, ये बहुत ही बड़ा कारण है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी, ये भी कारण हो सकता है। अभिभावकों का सोच कि हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा रहेगा, ये गलत हो सकता है। उसके बाद अस्वस्थ वातावरण, राजनीतिक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप इस क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है। तो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसका शीर्षक यानी मोटिव था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसका शीर्षक वर्ड था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अब आइए, कोई भी एक्ट अगर नियम लागू होता है इसको उद्देश्य को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। इसका उद्देश्य क्या है कि फर्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चों की बहुमुखी विकास संसाधन में समाहित मूल्यों का विकास हो, संविधान में समाहित मूल्यों का विकास हो, ये हो सकता है। तीसरा है निर्देशों का माध्यम, यानी जो भी पढ़ाया जाए उसका माध्यम मातृभाषा हो, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण करना, ये भी इसका लक्ष्य था। ये जो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसका लक्ष्य था। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना, ये भी लक्ष्य था। उसके बाद जो कोई भी बच्चा किसी भी कारण से नामांकन से वंचित न रहे, इसलिए लक्ष्य था। तो ये 6 को जो भी पॉइंट है आप याद कर लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग, ताकि आप इसको डील कर सके। वहाँ पे इस पॉइंट को लंबा चौड़ा लिखना है। जैसे देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का प्रदान करना, जैसे देखिए इस अगर टॉपिक को लिखना हो तो फर्स्ट में लिखेंगे। जैसे कि आजकल के समाज में देखा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों के करके सीखने पर जोर दिया जाता है। बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोग को बहुत सारा पॉइंट लिखना है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो ऐसे करके आप लिखिएगा, 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, उसका अच्छा से डील हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू।